Hello everybody, welcome to my channel. This is Professor Ivneet. So today I am going to teach you free consent. ये बिजनेस लॉ का एक टॉपिक है. इससे पहले भी मैंने बिजनेस लॉ की बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं. अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट्स में दे दूंगी, तो आप चेक कर लीजिएगा. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. फ्री कंसेंट ये सेक्शन 13 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंडर आता है. जब मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट कराया था, उसकी इंट्रोडक्शन कराई थी, तो मैंने बताया था कि कंसेंट फ्री होना बहुत जरूरी है एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए. ये सेक्शन 10 के अंदर मैंने आपको बताया था. फ्री कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट इज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 10. ठीक है, अब फ्री कंसेंट होता क्या है? फ्री कंसेंट का मतलब होता है जैसे कि अगर एक पार्टी ने जिस तरीके से दूसरी पार्टी को ऑफर दिया, दूसरी पार्टी ने भी उसी सेंस में और उसी तरीके से उस चीज को समझा, उस ऑफर को समझा. मींस इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि एक पार्टी ने तो कुछ और ही ऑफर दिया लेकिन दूसरी पार्टी ने उसे कुछ और ही समझ लिया. ठीक है, तब हम कहेंगे कि कंसेंट फ्री नहीं है. ठीक है, तो फ्री कंसेंट का क्या मीनिंग हुआ? व्हेन टू और मोर पर्सन्स आर सेट टू कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस. ठीक है, जब दो लोग, दो पार्टीज एक चीज पे एग्री करते हैं, सेम थिंग मतलब एक ही चीज पे एग्री करते हैं सेम सेंस में. मींस जिस सेंस में पार्टी ने ऑफर दिया है उसी सेंस में दूसरी पार्टी ने उस ऑफर को एक्सेप्ट किया है. ठीक है, ये आपको ज्यादा एग्जांपल से आगे क्लियर होगा. तो उसे हम फ्री कंसेंट कहते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड होने के लिए कंसेंट फ्री होना बहुत जरूरी है. ठीक है, अब देखो सेक्शन 14 कहता है कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन इट इज नॉट कॉज्ड बाय. कंसेंट माना जाता है कि फ्री है अगर वो कोएर्शन की वजह से ना हुआ हो, या अनड्यू इन्फ्लुएंस की वजह से ना हुआ हो, या फ्रॉड ना हुआ हो उसमें, या मिस रिप्रेजेंटेशन ना हुई हो, या फिर मिस्टेक से ना हुआ हो. तो ये अगर 5 चीजें प्रेजेंट नहीं हैं तो हम कहेंगे कि कंसेंट जो है वो फ्री है. ठीक है, तो यहाँ पे ये व्हेन इट इज नॉट लिखा है ना, तो ये नॉट को स्किप नहीं करना है, ये चीज का ध्यान रखना है, अदरवाइज आपकी सारी स्टेटमेंट गलत हो जाएगी. ठीक है, तो हम ये एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे. ठीक है, तो ये नेक्स्ट वीडियोस में हम एक एक करके करने से पहले हम इस डायग्राम को देख लेते हैं. जब भी हम कहेंगे कि कंसेंट फ्री नहीं है तो वो ये 5 चीजें होंगी. ठीक है, मींस कोएर्शन होगा, या अनड्यू इन्फ्लुएंस होगा, या फ्रॉड होगा, या मिस रिप्रेजेंटेशन होगी, या मिस्टेक होगा. अगर इन 5 में से कोई भी एक चीज प्रेजेंट है तो हम कहेंगे कि कंसेंट फ्री नहीं है. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज बहुत ध्यान से समझिएगा. कोएर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है, जबकि मिस्टेक के केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है. ठीक है, अब आगे मिस्टेक भी हमारी 2 टाइप्स की होती है, बायलैटरल मिस्टेक और यूनिलैटरल मिस्टेक. और बायलैटरल भी आगे एज टू सब्जेक्ट मैटर और पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस होती है. ये हम सारा एक एक करके हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, अगर आपको फ्री कंसेंट का क्वेश्चन आता है तो आप इस डायग्राम को जरूर बनाइए स्टार्टिंग में. इससे आपको जो है मार्क्स जो है वो ज्यादा अच्छे स्कोर होंगे. ओके, नेक्स्ट इज, अब फर्स्ट है कोएर्शन. सेक्शन 15 कहता है कोएर्शन इज अ थ्रेट और फोर्स यूज्ड बाय वन पार्टी अगेंस्ट अनदर फॉर कंपेलिंग हिम टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट. कोएर्शन का हिंदी में मतलब होता है किसी को धमकी देना. ठीक है, जब आप किसी को धमकी देके, किसी को थ्रेट देके, ठीक है, या जबरदस्ती किसी से एग्रीमेंट में साइन करवाते हो, उसको बोलते हैं हम कोएर्शन. ठीक है, तो अगर किसी पार्टी ने धमकी देके या किसी को मारने की धमकी देके उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया हो तो हम कहेंगे कि वहां पे जो है कंसेंट फ्री नहीं है. किसकी वजह से? क्योंकि वहां पे कोएर्शन हुआ है. अब ये एग्जांपल देखो, ए थ्रेटन्स टू शूट बी इफ बी डज नॉट लेट आउट हिज हाउस टू हिम. ए ने बी को बोला कि वो उसको गोली मार देगा अगर बी ने अपना घर किराए पे ए को नहीं दिया. अब बी को अपनी जान तो बचानी थी तो उसने कह दिया कि हाँ ठीक है मैं तुम्हें दे दूंगा. बी एग्रीज टू डू सो. द एग्रीमेंट हैज बीन ब्रॉट अबाउट बाय कोएर्शन. तो यहाँ पे एग्रीमेंट तो हुआ है लेकिन वो कैसे हुआ है? कोएर्शन से हुआ है, धमकी देके हुआ है. तो यहाँ पे कंसेंट फ्री नहीं था, तो जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइडेबल हो जाएगा. वॉइडेबल हो जाएगा किसके लिए? मीन्स वो अब बी जो है उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा. बी के पास ऑप्शन है
कि वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी बना सकता है या कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी कर सकता है। ये बी के पास ऑप्शन है, ठीक है, क्योंकि उससे जबरदस्ती जो है वो ए ने जो है अपना उसका घर जो है वो किराए पे लिया है, ठीक है। The act constituting coercion need not necessarily proceed होता है start, proceed from the party to contract. It may proceed even from stranger to contract and likewise it may be directed against anybody not necessarily the contracting party. ये जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन है वो हमेशा पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ही करे। मीन्स अगर ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि धमकी ए या बी ही दे, कोई थर्ड पार्टी आके भी ए के बिहाफ पे धमकी दे सकती है, या फिर जरूरी नहीं है बी को ही धमकी दी जाए, बी के किसी दोस्त को भी धमकी दी जा सकती है। मीन्स वो उसके एजेंट को भी दी जा सकती है और किसी भी स्ट्रेंजर की तरफ से भी धमकी दी जा सकती है। तो क्वेश्चन कहीं से भी हो सकता है, इसमें यह जरूरी नहीं है कि पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट की तरफ से ही प्रोसीड हो। ओके, अब ये एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। ए थ्रेटन्स टू शूट बी, ए ने कहा बी को, मैं वही वाली एग्जांपल ले रही हूं कि बी को वो शूट कर देगा अ फ्रेंड ऑफ सी, ठीक है। ए ने धमकी दी किसको, सी को, कि वो उसके दोस्त बी को गोली मार देगा अगर सी ने अपना घर ए को किराए पे नहीं दिया। अब सी को अपने दोस्त को बचाना था बी को, तो उसने हाँ बोल दिया कि ठीक है तुम मेरा घर किराए पे ले लो। तो यहाँ पे जो एग्रीमेंट है वो क्वेश्चन से हुआ है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जो धमकी दी गई है वो ए की तरफ से दी गई है, लेकिन वो बी उस सी को डायरेक्ट नहीं दी गई है। यहाँ पे पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन है, ए और सी है पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किसको मारने की धमकी दी गई है, बी को। बी कौन है, बी पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो एक स्ट्रेंजर है, ठीक है। तो क्वेश्चन जरूरी नहीं है पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट के बीच में हो, वो बाहर वाली पार्टी के अगेंस्ट भी हो सकता है। ओके, An act will amount to coercion if the following essentials are fulfilled. हम कब कहेंगे कि ये जो एक्ट है वो coercion से हुआ है, अगर ये कंडीशंस पूरी हो जाती हैं। फर्स्ट इज देयर मस्ट बी अ क्लियर utterance ऑफ थ्रेट, मीन्स जो है क्लियरली आप किसी को धमकी दो, ठीक है। अगर एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को क्लियरली अटरेंस मतलब बोल के धमकी दी है कि मैं तुम्हें मार दूंगा अगर तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, तो ये चीज होना बहुत जरूरी है। द थ्रेट शुड बी टू कमिट एन एक्ट फॉरबिडन बाय इंडियन पीनल कोड। वो धमकी इस तरीके की होनी चाहिए जिसको, फॉरबिडन का मतलब होता है मनाही, मतलब आईपीसी के अंडर, इंडियन आईपीसी के अंदर उसे करने की मनाही होनी चाहिए, मतलब इस तरीके की धमकी होनी चाहिए। हम किसी को गोली मार दें तो ये जो थ्रेट है ये फॉरबिडन है, मतलब इसकी मनाही है आईपीसी के अंडर, अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें सजा होगी, ठीक है। तो इस तरीके का थ्रेट होना चाहिए। इट मस्ट बी अटर्ड विद एन इंटेंशन ऑफ कॉजिंग द अदर पार्टी टू एंटर इनटू एन एग्रीमेंट। वो धमकी इसलिए होनी चाहिए ताकि दूसरी पार्टी को हम एग्रीमेंट करने के लिए मजबूर कर सकें। तो ये तीन कंडीशन होना बहुत जरूरी है, तभी हम कहेंगे कि क्वेश्चन हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। अब आ जाओ बर्डन ऑफ प्रूफ। अब प्रूफ करने का बर्डन किसके ऊपर होता है, द बर्डन ऑफ प्रूविंग यूज ऑफ क्वेश्चन लाइज ऑन द पार्टी हु वांट्स टू सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द प्ली ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। अब उसे प्रूफ कौन करेगा कि क्वेश्चन हुआ है, जिस पार्टी के साथ क्वेश्चन हुआ होता है वही पार्टी तो प्रूफ करेगी, ठीक है ना। अब जिसको आप मारने की धमकी दोगे वही पर्सन तो कहेगा कि मेरे को धमकी दी गई और ऐसे मेरे से एक एग्रीमेंट करवाया गया है, ठीक है। तो वही पर्सन को कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा कि इस पर्सन ने मेरे को धमकी दी और मैंने इस जबरदस्ती में आके या इस मजबूरी में आके कॉन्ट्रैक्ट को साइन करा है, ठीक है। तो जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को साइड करना चाहती है, मींस वॉइड करना चाहती है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट आगे नहीं निभाना चाहती, वही पार्टी को प्रूफ करना पड़ेगा कि मेरे साथ जबरदस्ती ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, ठीक है। क्वेश्चन को इंडिया में तो क्वेश्चन कहा जाता है, लेकिन इसको इंग्लिश लॉ में या फिर इंग्लैंड में ड्यूरस भी बोला जाता है। ओके, नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ क्वेश्चन। अब क्वेश्चन का क्या इफेक्ट है, सेक्शन 19 कहता है प्रोवाइड्स दैट एन एग्रीमेंट कंसेंट टू विच इज ऑब्टेन्ड बाय क्वेश्चन इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट इज सो ऑब्टेन्ड। सेक्शन 19 कहता है कि अगर किसी पार्टी से आपने क्वेश्चन से कॉन्ट्रैक्ट करवाया है, एग्रीमेंट करवाया है, तो वो वॉइडेबल हो जाता है एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट इज सो ऑब्टेन्ड। जिस पर्सन को आपने धमकी दे के कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करवाया, सॉरी मैं वर्ड कॉन्ट्रैक्ट यूज कर रही हूँ, वो कॉन्ट्रैक्ट तो कभी बनता ही नहीं है क्योंकि कंसेंट फ्री नहीं था, ठीक है। तो जिस पार्टी को आपने धमकी दे के एग्रीमेंट साइन करवाया है उस पार्टी के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है। वो उस कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी बना सकता है या फिर वॉइड भी कर सकता है। अगर वो किसी को बताएगा ही नहीं कि मेरे साथ इसने जबरदस्ती एग्रीमेंट करा है, तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट
जो एग्रीमेंट है वो वैलिड हो जाएगा। अगर वो बाहर जाके बताएगा कि हाँ इसने मेरे सर पे गोली रख के मुझसे एग्रीमेंट करवाया है, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर पाएगा। ठीक है, तो वो जो एग्रीमेंट है वो वॉइडेबल हो जाता है उसके लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? जब हम किसी पे प्रभाव डालते हैं। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव डालना। ये सेक्शन 16 के अंडर आता है। सेक्शन 16 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट प्रोवाइड्स दैट अ कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी इंड्यूस्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of other and uses its position to obtain an unfair advantage over the other। ठीक है, अनड्यू इन्फ्लुएंस सिर्फ तभी हो सकता है जब दो पार्टीज के बीच में रिलेशन है और उनके बीच में ऐसा रिश्ता है कि एक पार्टी ऐसी पोजीशन पे है कि वो दूसरी पार्टी को अपने व्यूज के साथ डोमिनेट कर सकती है, या फिर दूसरी पार्टी का वो अनफेयर एडवांटेज मतलब उसका फायदा उठा सकती है। ठीक है, ये एग्जाम्पल से आपको क्लियर होगा, देखना। फॉर एग्जाम्पल, ए इज अ रिच लैंड ओनर। ए जो है वो बहुत रिच लैंड ओनर है, उसके पास जमीन है। बी इज अ पुअर फार्मर। बी एक गरीब किसान है। बी हैज अ जर्सी काउ वैल्यूड एट 5000। बी के पास एक काउ है, जर्सी काउ, जो कि 5000 की है। अब ए ने अपनी अथॉरिटी या अपनी फोर्स यूज करके बी को बोला कि तुम अपनी काउ, अपनी जो गाय है वो मुझे 5000 की जो गाय है वो मुझे 2000 में बेचो। तो यहाँ पे अगर बी जो है वो पुअर फार्मर है, वो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि ए जो है वो रिच लैंड ओनर है, उसके अंडर है, मतलब उसके ऊपर उसका पूरा प्रभाव है। तो अगर वो उसे बेच देता है तो यहाँ हम कहेंगे कि एग्रीमेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर हुआ है। ठीक है, As per section 16 subsection 2, a person is deemed to be in a position to dominate the will of another। अब देखो, अब कोई भी पर्सन किसी को डोमिनेट नहीं कर सकता। अब राह जाता इंसान आपको डोमिनेट नहीं कर सकता। आप स्ट्रेंजर की बात क्यों सुनोगे? तो आपके व्यूज को डोमिनेट कौन करेगा? डोमिनेट मतलब आपके ऊपर प्रभाव कौन डालेगा? वही बंदा, वही पर्सन डालेगा ना जिसका आपके साथ कोई ऐसा रिश्ता होगा। आप किसी स्ट्रेंजर की बात क्यों सुनोगे? ठीक है, तो यहाँ पे कौन कर सकता है दूसरे की विल को डोमिनेट? वेयर ही होल्ड्स अ रियल और एपरेंट अथॉरिटी ओवर द अदर। जब एक पर्सन की कोई अथॉरिटी होती है दूसरे पे, जैसे कि मीन्स उसका रिश्ता इस तरीके का है, जैसे रिलेशनशिप बिटवीन मास्टर एंड ए सर्वेंट, नौकर और मालिक के बीच में जो रिश्ता होता है, मालिक जो है वो नौकर पे प्रभाव डाल सकता है। इनकम टैक्स ऑफिसर इन रिलेशन टू एन असेसी, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर है उसका अपने असेसी के साथ जो रिश्ता होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अनड्यू इन्फ्लुएंस होने के चांसेस है। एक स्ट्रेंजर के साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, ए पुलिस ऑफिसर परचेज्ड अ प्रॉपर्टी वर्थ ₹2 लाख फॉर 20,000 फ्रॉम बी। ए एक पुलिस ऑफिसर था, उसने प्रॉपर्टी खरीदी 2 लाख रुपए की। कितने में? 20,000 में। किससे? बी में, बी से। अब बी कौन था? एक एक्यूज था। एक्यूज मतलब उसकी जेल में बंद था बी। ठीक है, अब बी की 2 लाख की प्रॉपर्टी पुलिस वाले ने 20,000 में खरीद ली, बट लेटर ऑन बी वॉन्ट्स टू कैंसल द सेल ऑन द ग्राउंड ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस। बी जो है उसने बाद में उसको सेल को कैंसिल करना चाहता था। वो कहता था कि ये इन्फ्लुएंस था, क्योंकि मैं अंदर था जेल के, मैं उसकी कस्टडी में था। अगर मैं वहां पे हाँ नहीं करता तो फिर ये मुझे कस्टडी से कभी बाहर आने ही नहीं देता ये पुलिस ऑफिसर। तो वहां पे क्या था? अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता था। इट वॉज हेल्ड दैट ए द पुलिस ऑफिसर इज इन अ पोजीशन टू डोमिनेट द विल ऑफ बी। तो यहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर था वो इस पोजीशन पे था कि वो बी की विल को, बी की इच्छा को डोमिनेट कर सकता है। एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ अनड्यू इन्फ्लुएंस कैन बी प्रिज्यूम्ड। तो हम मान सकते हैं कि अनड्यू इन्फ्लुएंस यहाँ पे हो सकता है। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन द पार्टी स्टैंड्स इन अ फिड्यूशरी रिलेशनशिप। जब दो पार्टीज जिनके अंदर एग्रीमेंट हो रहा है वो फिड्यूशरी रिलेशनशिप में है, जैसे कि जहां पे फिड्यूशरी रिलेशनशिप क्या होती है? जो रिलेशनशिप भरोसे पे टिकी होती है, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस विद अदर, लाइक द रिलेशनशिप बिटवीन एडवोकेट एंड ए क्लाइंट। जैसे एक एडवोकेट और क्लाइंट के बीच में जो रिश्ता होता है उसे हम फिड्यूशरी रिलेशनशिप कहते हैं। ठीक है, तो वहां पे अनड्यू इन्फ्लुएंस होने के चांसेस हैं। व्हेन द पार्टी मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ पर्सन हुज मेंटल कैपेसिटी इज टेम्परेरली और परमानेंटली इम्पेयर्ड फॉर द रीजन ऑफ एज, इलनेस और मेंटल और फिजिकल डिस्ट्रेस। ठीक है, या फिर जब पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट करा एक ऐसे पर्सन के पास साथ जिसकी मेंटल कैपेसिटी मतलब थोड़ा सा पागल है वो इंसान, या फिर थोड़ी मेंटली अपसेट है वो, या फिर बुढ़ापे की वजह से या फिर किसी चीज़ की वजह से वो जो है वो कैपेबल नहीं है। ठीक है, तो उस बंदे को आप इन्फ्लुएंस कर सकते हो। सच रिलेशनशिप, अब ऐसी रिलेशनशिप किसके अंडर होती है? जैसे कि डॉक्टर और पेशेंट के बीच में। डॉक्टर जो है वो अपने पेशेंट को कर सकता है, इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि पेशेंट सारी बात अपने डॉक्टर की सुनता है। ठीक है,
अब देखो, अब इन 3 केसेस में अनड्यू इन्फ्लुएंस हो सकता है. हाउएवर देयर आर रिलेशनशिप वेयर सच डोमिनेशन कैन नॉट बी डीम्ड टू बी अनड्यू इन्फ्लुएंस. लेकिन कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जहां पे डोमिनेशन को, अगर एक पर्सन दूसरे को डोमिनेट करता है तो हम उसे अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं मानेंगे. जैसे कि हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता है तो उसमें हम अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं मानेंगे, या फिर मदर और डॉटर का रिश्ता है तो इन 2 रिश्तों में नहीं माना जाएगा. ओके, नेक्स्ट इज बर्डन ऑफ प्रूफ. अब यहां पे किसको प्रूफ करना होता है? इन एनी एक्शन to repudiate a contract on the ground of undue influence, the party wanting to repudiate का मतलब होता है कैंसिल करना. the party wanting to repudiate the contract need to establish. तो जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहती है उस पार्टी को ये एस्टेब्लिश करना पड़ता है, ये बताना पड़ता है. क्या बताना पड़ता है? दैट द अदर पार्टी वॉज इन अ पोजिशन टू डोमिनेट द विल ऑफ द पार्टी सीकिंग द रेपुटेशन. मीन्स कि जो दूसरी पार्टी है वो इस पोजिशन पे थी, उसने मेरी विल को, मेरी इच्छा को डोमिनेट करा, मुझ पर प्रभाव डाला, तभी मैं जो है वो कैंसलेशन चाह रहा हूं. Second, that the other party actually used his influence to obtain the first party consent to the contract. और दूसरी पार्टी ने अपना इन्फ्लुएंस पूरा यूज किया, मीन्स अपनी पूरी पावर यूज करके मेरे को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मजबूर कर दिया. थर्ड इज दैट द ट्रांजैक्शन वाज अनरीजनेबल. और जो ट्रांजैक्शन की गई वो बिल्कुल अनरीजनेबल थी. अनरीजनेबल जैसे मैंने अभी पीछे आपको एग्जांपल दी है कि एक पर्सन की 2 लाख की प्रॉपर्टी को 20,000 में खरीद लिया गया, तो ये एक अनरीजनेबल है, उसको कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, उल्टा उसको बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है. तो अनरीजनेबल ट्रांजैक्शन होनी चाहिए. तो जब ये 3 चीज़ें जो है वो जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना चाहती है, जिसके साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ होता है, उसको ये चीज़ें 3 प्रूव करनी पड़ती है. अब इसका इफेक्ट क्या है अनड्यू इन्फ्लुएंस का? ये सेक्शन 19 सबसेक्शन ए के अंडर आता है. द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द पार्टी हुज कंसेंट वाज ऑब्टेन्ड बाय अनड्यू इन्फ्लुएंस. ठीक है, जिस पार्टी के साथ अनड्यू इन्फ्लुएंस हुआ होता है, जिसका कंसेंट अनड्यू इन्फ्लुएंस से लिया गया होता है, उसके ऊपर कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाता है. वो कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड भी बना सकता है या फिर कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड भी बना जा सकता है, ये उसकी चॉइस है. ठीक है, अब इसमें केस है दिलाराम वर्सेस शारदा का. इसमें एक ओल्ड मैन था, एक्सट्रीमली इल एंड वीक, वो बहुत बीमार था और कमजोर था. अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस वाज मेड टू कॉन्ट्रैक्ट टू पे एक्सॉर्बिडेंट फीस. एक्सॉर्बिडेंट का मतलब होता है हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा. फी टू द डॉक्टर फॉर द ट्रीटमेंट. द कोर्ट सेट असाइड द कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज इट वॉज मेड अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस. अब वो ओल्ड मैन इतना ज्यादा बीमार था तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें ठीक तो कर दूंगा लेकिन तुम्हें इतनी फीस देनी पड़ेगी. अब वो पर्सन को ठीक तो होना था, उस ओल्ड मैन को, तो उसके इन्फ्लुएंस में आके उसने वो फी दे दी. लेकिन बाद में कोर्ट ने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइड कर दिया, सेट असाइड कर दिया. कोर्ट ने बोला कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंडर किया गया था. ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रॉड. ये सेक्शन 17 के अंडर आता है. ये इंपॉर्टेंट है, कई बार फ्रॉड के ऊपर सेपरेट क्वेश्चन भी आता है. ठीक है, सो फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड, द टर्म फ्रॉड इंक्लूड्स ऑल द एक्ट कमिटेड बाय अ पर्सन विद एन इंटेंशन टू डिसीव द अदर पर्सन. डिसीव होता है धोखा देना. ठीक है, फ्रॉड का मतलब है वो सारे काम करना जिसमें आपकी नीयत क्या थी, दूसरे पर्सन को धोखा देने की, उसको हम फ्रॉड कहते हैं. अकॉर्डिंग टू सेक्शन 17, फ्रॉड इंक्लूड्स अ फॉल्स सजेशन. फ्रॉड में क्या क्या चीजें आती हैं? अ फॉल्स सजेशन एज टू द फैक्ट नोन टू बी फॉल्स और नॉट बिलीव टू बी ट्रू. आप एक ऐसा सजेशन दे रहे हो, आप ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हो जिसे आप जानते हो कि वो गलत है, लेकिन फिर भी आप दूसरे को वो सही बता के बता रहे हो. ठीक है, अ फॉल्स स्टेटमेंट मेड रेकलेसली विदाउट इंक्वायरिंग वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स वुड अमाउंट टू फ्रॉड. ठीक है, आप गलत स्टेटमेंट दे रहे हो, किसी को गलत बात बता रहे हो, ये इंक्वायर किए बगैर कि क्या वो सही भी है या गलत है, या फिर आपको पता है कि वो गलत है लेकिन आप उसे कह रहे हो कि नहीं नहीं ये सब ठीक है, तो उसे हम फ्रॉड कहेंगे. जैसे कि एग्जाम्पल है, इफ ए सेल्स अ शू टू बी, ए ने बी को शू बेचा, जूता बेचा, सेल्स दैट इट इज मेड फ्रॉम काफ लेदर, कि ये काफ लेदर से बना है, लेकिन एक्चुअल में ए को पता था कि ये काफ लेदर से नहीं बना है, ये तो ऑर्डिनरी लेदर से बना है, मतलब आम सी एक लेदर से बना है. ए वुड बी कमिटिंग अ फ्रॉड. तो यहाँ पे ए जो है वो फ्रॉड कमिट कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि वो जूता जो है वो काफ लेदर से नहीं बना है, वो ऑर्डिनरी लेदर से बना है, लेकिन वो क्या बोल रहा है? झूठ बोल रहा है बी को कि ये काफ लेदर से बना है. तो यहाँ पे जो है वो ए फ्रॉड कर रहा है एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ बी.
नेक्स्ट इज एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट। कंसीलमेंट का मतलब होता है छुपाना, कोई चीज छुपाना। इफ द पर्सन कंसील्स अ फैक्ट विच इज मटीरियल टू द कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज हिज ड्यूटी टू डिस्क्लोज इट, इट विल बी द केस ऑफ फ्रॉड। मटीरियल का मतलब होता है, लॉ की लैंग्वेज में लॉ में आपको कहीं पे भी अगर मटीरियल वर्ड मिलेगा तो उसका मतलब होता है इंपॉर्टेंट। अगर एक पर्सन कंसील छुपाता है कोई ऐसा फैक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था कॉन्ट्रैक्ट के लिए, ठीक है, उसे बताना चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट करते वक्त, लेकिन वो उसे नहीं बताता है और उसकी ड्यूटी थी बताने की, तो वहां पे अगर वो नहीं बताता है तो वो मान लेंगे कि वो फ्रॉड कर रहा है। जैसे कि ए ने मोटरसाइकिल बेचा बी को, एक बहुत ही मेजर डिफेक्ट था मोटरसाइकिल में विच इज नॉट एपरेंट। नॉट एपरेंट का मतलब होता है कि जो सामने से नहीं दिखा, लेकिन एक मेजर डिफेक्ट था, मतलब देख के नहीं पता चल सकता था कि मोटरसाइकिल में डिफेक्ट है, लेकिन वो एक मेजर डिफेक्ट था। अब ए ने बी को बेच दिया लेकिन उसने उसे बताया नहीं। ए कंसील्स दिस फैक्ट फ्रॉम बी, और वो मेजर डिफेक्ट ए ने बी को नहीं बताया। हेयर ए हैज कमिटेड अ फ्रॉड, यहाँ पे ए ने फ्रॉड कमिट किया है एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइडेबल एट बीज ऑप्शन। ठीक है, बी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को, उसके ऊपर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो जाएगा। नेक्स्ट इज ए प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। आपने, एक पार्टी ने दूसरी पार्टी से कुछ प्रॉमिस किया बिना इंटेंशन। इंटेंशन का मतलब होता है नियत, मीन्स आपको उस प्रॉमिस को निभाने की कोई नियत नहीं है, कि मतलब आप प्रॉमिस कर रहे हो लेकिन अंदर ही अंदर आप जानते हो कि मैं इसे पूरा नहीं करने वाला इस प्रॉमिस को, उसे भी हम फ्रॉड कहेंगे। द इनिशियल इंटेंशन, इनिशियल होती है पहली, द इनिशियल इंटेंशन नॉट टू परफॉर्म द प्रॉमिस दैट इज बीइंग मेड इज अ नेसेसरी एलिमेंट टू कॉन्स्टिट्यूट अ फ्रॉड, तो उसे भी हम फ्रॉड कहेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है, इफ ए टेक्स अ लोन फ्रॉम बी, ए ने बी से लोन लिया और उसने कहा कि मैं प्रॉमिस करता हूं मैं तुम्हें ना इस तारीख को वापस कर दूंगा, लेकिन इन रियलिटी, लेकिन सच्चाई में वो अपने मन में जानता था कि भाई मैंने तो इसको वापस करना ही नहीं है। मतलब वो ऊपर से तो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं वापस कर दूंगा, लेकिन अपने मन में जानता है, उसने नियत बना रखी है कि मैंने इसे वापस नहीं करना पैसे, तो उसे भी हम कहेंगे कि वो एक फ्रॉड कर रहा है। नेक्स्ट इज एनी अदर एक्ट डन टू डिसीव और फ्रॉडुलेंट एक्ट। कोई भी ऐसा काम अगर आप कर रहे हो किसी को धोखा देने वाला, जिसमें आप किसी को धोखा दे रहे हो, तो वो फ्रॉड कहलाएगा। या फिर एनी एक्ट और ओमिशन डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट बाय लॉ, या फिर जब जो भी आप ऐसा काम कर रहे हो जिसको लॉ ने ही फ्रॉडुलेंट घोषित कर रखा है। जैसे कि अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ में एक है कि मिस रिप्रेजेंटेशन इन कंपनी प्रोस्पेक्टस इज एन एक्ट ऑफ फ्रॉड। अगर आप प्रोस्पेक्टस में, कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस है उसमें आप कुछ गलत चीज लिखते हो तो वो भी फ्रॉड कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज एलिमेंट्स ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड के क्या एलिमेंट्स होते हैं? फ्रॉडुलेंट वर्क कैन बी डन बाय अ पार्टी और हिज एजेंट। जरूरी नहीं है कि पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट ही फ्रॉड करे, उसका एजेंट भी कर सकता है। द ऑब्जेक्ट ऑफ द फ्रॉडुलेंट एक्ट मस्ट बी टू डिसीव द अदर पार्टी। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है मकसद। यहाँ पे लॉ की लैंग्वेज में जब भी ऑब्जेक्ट वर्ड मिलेगा तो उसका मतलब होता है मोटिव। तो यहाँ पे फ्रॉडुलेंट एक्ट का मोटिव होना चाहिए कि दूसरी पार्टी को धोखा देना है, तभी हम कहेंगे कि फ्रॉड हुआ है। द फ्रॉड मस्ट बी अगेंस्ट द पार्टी और हिज एजेंट। फ्रॉड पार्टी के लिए होना चाहिए, दूसरी पार्टी के अगेंस्ट होना चाहिए, या फिर उसके एजेंट को भी आप कर सकते हो, क्योंकि इनडायरेक्टली जो एजेंट होता है वो अपने प्रिंसिपल के लिए तो काम करता है, मीन्स वो पार्टी के लिए तो काम करेगा, तो मीन्स एजेंट को धोखा देना उस पार्टी को धोखा देने के ही बराबर है। द अदर पार्टी मस्ट हैव सफर्ड सम लॉस। और दूसरी पार्टी को उस फ्रॉड की वजह से लॉस हुआ होना बहुत जरूरी है। तो ये चार चीजें होंगी तो हम कहेंगे कि वो फ्रॉड है। Effect of fraud. A party whose consent to an agreement was caused by fraud has two remedies. जिस पार्टी के साथ फ्रॉड हुआ होता है उसके पास दो रेमेडीज है। ही मे रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट। रिसाइन का मतलब होता है कैंसिल, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, या फिर ही मे इंसिस्ट दैट द कॉन्ट्रैक्ट शैल बी परफॉर्म्ड and he shall be put in the position in which he would have been if the representation made had been true. ठीक है, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, या फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं करता, वो कहता है कि ठीक है मैं कॉन्ट्रैक्ट को निभाऊंगा, लेकिन जो चीज आपने मुझे झूठ बोली है अब आप उसको सच करके दिखाओ, तब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करूंगा। मैं एग्जांपल से समझाती हूँ। ए फ्रॉडुलेंटली इन्फॉर्म्स बी। ए ने धोखे से बी को बताया कि भाई ए की कोई प्रॉपर्टी थी, ए एस्टेट कोई प्रॉपर्टी थी, इज फ्री फ्रॉम एनी इनकम्बरेंस। इनकम्बरेंस होता है मतलब उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, ए के पास कोई प्रॉपर्टी रही होगी और ए ने बी को बोला कि मेरी प्रॉपर्टी जो है वो कहीं पर भी गिरवी नहीं है। ठीक है, अब बी ने कहा ठीक है, तो और बी ने उसे खरीद लिया,
लेकिन बाद में क्या पता चला, द एस्टेट इज सब्जेक्ट टू मॉर्टगेज। बी को बाद में पता चला कि भाई जो प्रॉपर्टी उसने ए से खरीदी है वो तो पहले से ही बैंक के पास गिरवी है, ठीक है। तो यहाँ पे बी या तो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है सीधा कि भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट नहीं करूंगा, वो तो पहले से गिरवी है, वो प्रॉपर्टी मैं कैसे खरीद सकता हूँ। या फिर वो ए को कहेगा कि ठीक है अब तो मैंने प्रॉपर्टी खरीद ली, अब मैं कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें जिसके पास वो गिरवी है, जैसे बैंक के पास अगर गिरवी है या किसी पर्सन के पास गिरवी है, पहले उससे उसकी मॉर्टगेज छुड़वानी पड़ेगी, मतलब उसको तुम्हें वो पैसे दे के वो जमीन छुड़वाओ और वो मुझे दे दो, ठीक है। तो बी जो है वो पार्टी के पास दो ऑप्शन है, या तो कैंसिल कर दे या फिर वो उसे परफॉर्म करे, ओके। नेक्स्ट इज मिस रिप्रेजेंटेशन। ये सेक्शन 18 के अंडर आता है। मिस रिप्रेजेंटेशन दो वर्ड से बना है, मिस प्लस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन मीन्स फॉल्स रिप्रेजेंटेशन मेड इनोसेंटली। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन होता है कुछ गलत चीज आप बता रहे हो, मेड इनोसेंटली। यहाँ पे ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, इनोसेंटली। इनोसेंटली मतलब मासूमियत से, विद एन ऑनेस्ट बिलीफ एज टू बी ट्रूथ बाय द पार्टी विदाउट एनी इंटेंशन टू डिसीव द अदर पार्टी। मीन्स जब आप किसी पार्टी को गलत चीज बताते हो लेकिन उस गलत चीज के गलत होने का आपको भी नहीं पता, ठीक है। मतलब आपकी कोई नियत नहीं है डिसीव, किसी को धोखा देने की, ठीक है। आप किसी पार्टी को कोई भी रिप्रेजेंटेशन, कोई भी बात कह रहे हो लेकिन आप खुद भी नहीं जानते हो कि वो गलत बात है, ठीक है। आपकी इंटेंशन, आपकी नियत नहीं है किसी को धोखा देने की, उसको हम मिस रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। मिस रिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में सिर्फ इतना ही अंतर होता है, फ्रॉड में हम जानबूझ के, जानते हुए कि हम गलत चीज बोल रहे हैं, दूसरे को धोखा देने के लिए वो बात कहते हैं, लेकिन मिस रिप्रेजेंटेशन में हम वो चीज जानबूझ के नहीं करते हैं, ठीक है। मीन्स आपको खुद भी नहीं पता कि वो गलत है और आपकी नियत नहीं है किसी को धोखा देने की, ठीक है। अब देखो इसकी एग्जाम्पल देखो, ए इंटेंड्स टू सेल हिज हॉर्स टू बी। ए ने बी को अपना घोड़ा बेचने के लिए कहा, एंड सेस, उसने कहा कि मेरा घोड़ा, माई हाउस इज परफेक्टली साउंड, मेरा घोड़ा बिल्कुल ठीक है। ए जेन्युइनली बिलीव्स दैट द हॉर्स इज टू बी साउंड। ए मानता है कि उसका घोड़ा बिल्कुल ठीक है, ऑल्दो ही डज नॉट नो दैट द हॉर्स हैज फॉलन सिक यस्टरडे। लेकिन ए को ये बात नहीं पता कि घोड़ा कल बीमार पड़ गया था, ठीक है। अब घोड़े का बीमार होने का ए को नहीं पता, लेकिन वो क्या कह रहा है कि मेरा घोड़ा बिल्कुल ठीक है। अब उसे नहीं पता कि वो कल बीमार पड़ गया था। बी देयर अपॉन बाइज द हॉर्स। अब बी ने जो है वो घोड़ा खरीद लिया। सो देयर इज अ मिस रिप्रेजेंटेशन ऑन द पार्ट ऑफ ए। तो यहाँ पे जो है वो मिस रिप्रेजेंटेशन हुई है, फ्रॉड नहीं हुआ। अब यही एग्जाम्पल में अगर ए को पता होता कि मेरा घोड़ा कल बीमार पड़ा था, फिर भी वो ए बी को कह रहा है कि मेरा घोड़ा बिल्कुल ठीक है, तब अगर बी खरीदता है तो यहां पे फिर ए का फ्रॉड आएगा। तो इन दोनों का डिफरेंस क्लियर रखना, ठीक है। एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ ए मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन होने के लिए क्या क्या चीजें होना जरूरी है? देयर शुड बी अ रिप्रेजेंटेशन और असर्शन। असर्शन मीन्स कोई भी पॉजिटिव स्टेटमेंट। सबसे पहले मिस रिप्रेजेंटेशन होने के लिए कोई रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है, मतलब आपकी कोई बात कहोगे तभी तो मिस रिप्रेजेंटेशन होगी ना। सच रिप्रेजेंटेशन मस्ट रिलेट टू द मैटर ऑफ फैक्ट विच हैज बिकम अनट्रू, ठीक है। वो रिप्रेजेंटेशन उस चीज के साथ जुड़ी हुई होनी चाहिए जो कि बाद में गलत हो गई, मतलब अनट्रू हो गई। मीन्स आप जो बात बोल रहे हो वो आपको खुद भी नहीं पता कि वो गलत है। इट वॉज मेड बिफोर द फाइनलाइजेशन ऑफ ट्रांजेक्शन विद द व्यू टू इंड्यूस द अदर पार्टी टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और वो रिप्रेजेंटेशन तब आपकी कही हुई होनी चाहिए, मतलब ट्रांजैक्शन अभी फाइनल नहीं हुई है उससे पहले कही हुई होनी चाहिए, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट पहले ही हो गया और उसके बाद अगर आपने कुछ बोला तो वो मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी। तो कॉन्ट्रैक्ट के होने से पहले होनी चाहिए, ठीक है। इट मस्ट एक्चुअली हैव बीन एक्टेड अपॉन बाय द पार्टी। और पार्टी ने उस मिस रिप्रेजेंटेशन के बेस के ऊपर ही डिसीजन लिया है कॉन्ट्रैक्ट करने का, ठीक है। इट मस्ट हैव बीन मेड ईदर बाय द पार्टी हिमसेल्फ और हिज ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट। तो या फिर तो वो पार्टी ने खुद ही की भी होनी चाहिए मिस रिप्रेजेंटेशन, या फिर उसके एजेंट ने दी हुई होनी चाहिए, दोनों जो है वो इक्वल है, ओके। तो ये चीजें होना बहुत जरूरी है, तभी हम कहेंगे कि ये मिस रिप्रेजेंटेशन है। अब इफेक्ट्स क्या है मिस रिप्रेजेंटेशन के? व्हेन अ मिस रिप्रेजेंटेशन हैज बीन मेड, द एग्रीव्ड पार्टी हैज द फॉलोइंग अल्टरनेटेड कोर्स ऑफ एक्शन ओपन टू हिम। जब मिस रिप्रेजेंटेशन होती है तो एग्रीव्ड पार्टी कौन होती है? जिसको लॉस हुआ हुआ होता है, ठीक है, या फिर जिस पार्टी का जो कंसेंट फ्री नहीं होता उसे एग्रीव्ड पार्टी बोलेंगे। तो उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, ही में अवॉइड और रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट। और रिसाइंड होता है कैंसिल, या तो वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकते हैं, कैंसिल कर सकता है, या फिर ही में अफर्म द कॉन्ट्रैक्ट एंड इंसिस्ट अपॉन द मिस रिप्रेजेंटेशन बीइंग मेड गुड। या फिर वो कहेगा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करूंगा, लेकिन जो मिस रिप्रेजेंटेशन आपने दी है, जो कि गलत रिप्रेजेंटेशन दी है आपने,
इनोसेंटली, उसको आप सही साबित करो। जैसे मैंने पीछे आपको उसकी एग्जांपल दी थी कि आपको उस चीज़ को सही करना पड़ेगा। मैंने अभी आपको वो मॉर्टगेज गिरवी की एग्जांपल दी थी ना, उसमें ही बस वही पॉइंट है कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को निभाऊंगा लेकिन आपको उसे सही करना पड़ेगा। अब आ जाओ मिस्टेक। मिस्टेक क्या होता है? मिस्टेक का मतलब होता है गलती। मिस्टेक में बी डिफाइंड एज एन एरोनियस बिलीफ कंसर्निंग समथिंग। किसी चीज़ के रिगार्डिंग अगर आप कुछ गलती करते हो, ठीक है, जानबूझ के नहीं करी, जैसे हो गई गलती। अब मिस्टेक जो है वो हमारी 2 टाइप्स की होती है, मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होता है। मिस्टेक ऑफ लॉ हमारी 3 कैटेगरीज की होती है। सबसे पहली है मिस्टेक एज टू लॉ ऑफ द कंट्री। कंट्री के रिगार्डिंग, कंट्री के लॉ के रिगार्डिंग गलती हो गई। एवरी पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू नो द लॉ ऑफ द कंट्री, एज द सेइंग गोस, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। ये माना जाता है कि हर देश का, मतलब अपने देश के निवासी को उस देश के कानून का पता होना चाहिए। बाद में वो पर्सन अगर कहेगा मुझे नहीं पता था कि भाई ये वाला कानून भी है, तो फिर वो एक्सक्यूज़ नहीं दे सकता इस बात का, ठीक है। अब जैसे अगर यहाँ पे इंडिया में अगर चोरी करना पाप है, चोरी करना जो है वो क्राइम है, तो अगर एक पर्सन ने चोरी कर ली तो बाद में ये नहीं कह सकता कि भाई मुझे नहीं पता था, चाहे वो इंडियन ही है, और वो ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता था कि भाई चोरी करना जो है वो गलत है, यहाँ पे क्राइम है। तो मीन्स आप ये नहीं कह सकते इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़ कि भाई मुझे नहीं पता, उसको आप एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ। इफ़ अ पर्सन कमिट्स अ थेफ्ट, एक पर्सन ने चोरी की और उसने कहा कि मुझे नहीं पता था कि चोरी करना लीगल ऑफेंस है, तो उस चीज़ में वो सज़ा से नहीं बच सकता ये कह के, और यहाँ पे जो है वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होता है। मैंने पहले भी आपको बताया है कि मिस्टेक के केस में कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ। फॉरेन लॉ का मतलब होता है कि अगर आपको दूसरे देश का लॉ के रिगार्डिंग गलती हो जाए। अ सिटीजन ऑफ ए कंट्री इज एक्सपेक्टेड टू नो द लॉ ऑफ हिज ओन कंट्री। ये माना जाता है कि एक देश का निवासी, उसको अपने देश का कानून पता होना ज़रूरी है, लेकिन उसको हर देश का कानून पता होना ये ज़रूरी नहीं है। इफ़ अ पर्सन कमिट्स अ मिस्टेक अबाउट द लॉ ऑफ फॉरेन लैंड, अगर एक पर्सन फॉरेन में जाके कोई गलती करता है तो उस मिस्टेक को आप फिर भी एक बहाना लगा सकते हो। आप कह सकते हो कि एक्सक्यूजेबल है, आप कह सकते हो कि मैं इस देश में नया हूँ, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे ये चीज़ जो है वो क्राइम है, तो एक तरह से वहाँ की गवर्नमेंट आपको सुन भी लेगी। सच अ मिस्टेक इज डीम्ड टू बी मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड। यहाँ पे जो है कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है, क्योंकि हम मिस्टेक एज टू फॉरेन लॉ को मिस्टेक ऑफ लॉ की जगह मिस्टेक ऑफ फैक्ट मान के उसे, मतलब मिस्टेक ऑफ फैक्ट माना जाता है उसको, और कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे वॉइड हो जाता है। Next is mistake as to private rights. Mistake as to private right of the parties to a contract is deemed to be mistake as to fact and the contract becomes void. तो यहाँ पर भी अगर किसी पर्सन के प्राइवेट राइट के रिगार्डिंग कोई मिस्टेक है तो वहाँ पे भी उस मिस्टेक को हम मिस्टेक एज टू लॉ की जगह मिस्टेक एज टू फैक्ट मान लेते हैं और कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है। अब इसकी एग्जांपल देखो। ए एंड बी टुगेदर टेक अ लोन ऑफ ₹2000 फ्रॉम सी। ए और बी ने एक साथ सी से लोन लिया 2000 रुपये का। ए ने पैसे जो है वो सी को पे कर दिए 2000 रुपये। हु लेटर अगेंस्ट ए रीपेज द अमाउंट टू सी विदाउट द नॉलेज ऑफ बी। और ए ने जब पैसे सी को पे करे और उसने बी को नहीं बताया कि मैंने 2000 सी को वापस कर दिए हैं। अब बी ने भी जाके सी को 2000 दे दिए। अब सी तो इसमें फायदे में रह गया, उसके पास तो 4000 आ जाएंगे, 4000 हो गए, उसको तो फायदे में आ गया। तो यहाँ पे सी इज ऑब्लाइज्ड बाय लॉ टू रिटर्न द अमाउंट ऑफ 2000 टू बी। तो सी को कोर्ट कहेगा कि आप जो है वो 2000 बी को वापस करो, क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट राइट है, एक ने पे कर दिया है तो दूसरे से आप पेमेंट नहीं लोगे। नेक्स्ट इज मिस्टेक एज टू फैक्ट। फैक्ट के रिगार्डिंग जो मिस्टेक होती है वो 2 तरह की होती है। एक होती है यूनिलेटरल मिस्टेक और एक होती है बायलेटरल मिस्टेक। अक्सर फ्री कंसेंट से जो पूरा क्वेश्चन है वो बहुत कम आता है, क्योंकि जो क्वेश्चन होता है बहुत लेंदी हो जाता है, ठीक है। ज़्यादातर या तो मिस्टेक के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है या फिर फ्रॉड के ऊपर सेपरेट क्वेश्चन आ जाता है, और कई बार मिसरिप्रेजेंटेशन पे भी आ सकता है, ठीक है। यूनिलेटरल मिस्टेक क्या होती है? इफ द मिस्टेक इज ऑन द पार्ट ऑफ वन पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट एज टू द मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट, the contract remains valid unless the mistake is not the result of fraud or willful misrepresentation on the part of other party. जब एक पार्टी की तरफ से गलती होती है तो उसे हम यूनिलेटरल मिस्टेक कहते हैं, लेकिन वो मिस्टेक का मकसद फ्रॉड की, मतलब वो गलती जो है वो फ्रॉड करने के लिए नहीं भी होनी चाहिए, या फिर विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन होती है जो जानबूझ के की गई होती है, उसको भी हम फ्रॉड ही कहते हैं, ठीक है। तो मतलब फ्रॉड का मकसद नहीं होना चाहिए,
गलती हो गई, एक पार्टी की तरफ से गलती हो गई, उसको बोलते हैं यूनिलेटरल मिस्टेक। इसकी एग्जांपल देखो, ए वांट्स टू सेल हिज कार टू बी फॉर ₹2,80,000 बट बाय मिस्टेक्स ही मेक्स एन ऑफर फॉर ₹2,60,000 विच बी एक्सेप्ट। ए अपनी कार जो है वो बी को सेल करना चाहता है, कितने में? 2,80,000 में, बट बाय मिस्टेक्स ही मेक्स एन ऑफर फॉर ₹2,60,000, लेकिन बाय गलती से वो उसे ऑफर दे देता है 2,60,000 का, जिसको बी एक्सेप्ट कर देता है। अब यहाँ पे गलती ए की तरफ से हुई है, अब यहाँ पे बी को तो नहीं पता ना कि ए ने गलती करी है, तो यहाँ पे ए जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं कर सकता ये कह के कि भाई उसने गलती कर दी है, क्योंकि बी को नहीं पता कि ए ने गलती करी है। ओके, नेक्स्ट इज बायलेटरल मिस्टेक। जब दोनों पार्टीज की तरफ से गलती हो जाती है उसे बायलेटरल मिस्टेक कहते हैं। व्हेन द बोथ द पार्टीज टू अ कॉन्ट्रैक्ट आर अंडर द मिस्टेक एज टू मैटर ऑफ फैक्ट एसेंशियल टू द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब किसी ऐसी चीज के रिगार्डिंग गलती हो जाती है जो कि बहुत जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट के लिए, उसे हम बायलेटरल मिस्टेक कहते हैं। अब बायलेटरल मिस्टेक हमारी जो होती है कितने टाइप्स की होती है? फर्स्ट इज बायलेटरल मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर के रिगार्डिंग जो मिस्टेक होती है, when both the parties to the contract are working under the mistake relating to subject matter। सब्जेक्ट मैटर क्या होता है? जिस चीज के रिगार्डिंग हम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि अगर ए बी को घोड़ा बेच रहा है तो यहाँ पे घोड़ा जो है वो सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर घोड़ा हुआ, ठीक है। तो अगर गलती दोनों पार्टीज की तरफ से सब्जेक्ट मैटर को लेके होती है तो उसको हम मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर कहेंगे। अब ये गलती किस तरीके की हो सकती है? रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब है वो चीज होना चाहिए, होना, एग्जिस्टेंस का मतलब होता है कोई चीज होना, ठीक है। सपोज अगर गलती हो जाती है, ए और बी घोड़े के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, ए को भी नहीं पता कि घोड़े की डेथ हो चुकी है और बी को भी नहीं पता, ठीक है, तो मींस वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया है लेकिन घोड़ा तो एग्जिस्टेंस में है ही नहीं है, तो दोनों की तरफ से गलती हो गई, तो ये हो गई हमारी रिगार्डिंग एग्जिस्टेंस। रिगार्डिंग आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का मतलब हो रहा है, सपोज ए के पास 2 कार्स हैं, एक सेंट्रो है और एक मारुति है। ए सेंट्रो बेचना चाह रहा है बी को, और बी सोच रहा है कि ए मुझे मैं मारुति खरीदूंगा उससे, तो दोनों की तरफ से आइडेंटिटी को लेके गलती है, ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग कार एज्यूम कर रहे हैं। रिगार्डिंग टाइटल, टाइटल के रिगार्डिंग ए को लग रहा है, जैसे ए सोचता है कि ये चीज़ मेरी है और मेरे पास पूरा हक है इसे बेचने का, जबकि ए के पास उस चीज़ को बेचने का हक नहीं है, ना ही वो उस चीज़ का ओनर है, और ये बात ए को भी नहीं पता, गलती हो गई उससे। और जो बी है, बी भी सोच रहा है कि ए के पास हक है उस चीज़ को बेचने का, ठीक है, जबकि ए के पास उस चीज़ की ओनरशिप नहीं है, तो ये हो गया रिगार्डिंग टाइटल। रिगार्डिंग प्राइस, ए जो है वो 2100 में बेचना चाह रहा है, बी जो है वो 1200 में खरीदना चाह रहा है, तो दोनों की तरफ से प्राइस में गलती हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे बी को जो है वो पता है कि ए मुझे 2100 में बेचना चाह रहा है और उसने गलती से 1200 लिख दिया है। सपोज अगर ए जो है वो बी को 2100 में कोई चीज़ बेचना चाह रहा है और बी को पता है कि वो 2100 में मुझे बेचना चाह रहा है, लेकिन रिटर्न में उसने गलती से 1200 लिख दिया, तो दोनों की, उसने भी एक्सेप्ट कर लिया, तो दोनों की तरफ से गलती हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गई हमारी रिगार्डिंग प्राइस के रिगार्डिंग। रिगार्डिंग क्वांटिटी मीन्स ए जो है वो 20 क्विंटल्स राइस खरीदना चाह रहा है बी से, और बी जो है वो 18 क्विंटल सोच के ले रहा है, तो क्वांटिटी की तरफ से दोनों तरफ से गलती हो गई। रिगार्डिंग क्वालिटी, ए जो है वो ए क्लास के राइस बी को बेचना चाह रहा है और बी जो है वो बी क्लास के राइस खरीदना चाह रहा है, तो दोनों की तरफ से गलती हो गई, तो ये हमारी हो गई मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर। Next is mistake as to possibility of performance. When the parties to a contract believe that the contract is performable, when it is not so, it is a void contract. जब दोनों पार्टीज ये मानती है कि कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया जा सकता है, जबकि एक्चुअल में वो पूरा हो ही नहीं सकता, तो वो void कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। A mistake as to possibility of performance can be of following 2 types, मतलब 2 तरह की इम्पॉसिबिलिटी होती है, एक होती है फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी और एक होती है लीगल इम्पॉसिबिलिटी। फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी होती है अगर वो चीज़ ही डिस्ट्रॉय हो गई है जिसके रिगार्डिंग आप एग्रीमेंट कर रहे हो। सपोज ए और बी घोड़े के लिए वो कर रहे हैं और घोड़े की डेथ हो चुकी है, मीन्स वो पॉसिबल ही नहीं है। अब आप घोड़ा ए बी को कैसे बेच सकता है जबकि वो घोड़ा है ही नहीं, उसकी डेथ हो चुकी है, तो यहाँ पे फिजिकली इम्पॉसिबल हो गया वो कॉन्ट्रैक्ट। तो दोनों तरफ से गलती हो रही है क्योंकि ए को भी नहीं पता है वो मर चुका है और बी को भी नहीं पता जो खरीद रहा है कि वो मर चुका है, तो ये हो गई फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी। लीगल इम्पॉसिबिलिटी होती है जब लॉ इम्पोज कर देता है, लॉ जो है वो उस एग्रीमेंट को इम्पॉसिबल बना देता है। जैसे कि ए जो है वो पंजाब का डीलर है, वो बी जो कि यूपी का है उसको राइस सेल कर रहा है, चावल बेच रहा है।
अब यूपी की जो गवर्नमेंट है उसने जब कॉन्ट्रैक्ट अभी एग्जीक्यूट होना ही था, मतलब उसने राइस वहाँ पहुँचाने ही थे, पंजाब वाले ने यूपी में राइस पहुँचाने थे, तो उतने में ही यूपी गवर्नमेंट ने एक लॉ कानून पास कर दिया कि दूसरी स्टेट से हमारी स्टेट में चावल नहीं बेचा जाएगा। चावल मतलब कोई भी नहीं खरीदेगा, हमारी स्टेट का पर्सन जो है वो दूसरी स्टेट से चावल नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो गया, लीगली इम्पॉसिबल हो गया। तो यहाँ पर भी अगर वो दोनों फिर भी सोच रहे हैं कि हम करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, तो वो एक तरह से दोनों पार्टीज की तरफ से मिस्टेक हो गई। ओके, तो ये था, ये केसेस थे हमारे जहाँ पे हमारा जो कंसेंट फ्री होता है, जो कंसेंट होता है वो फ्री नहीं होता है। अगर आपको ये क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में और इसके अगेंस्ट भी और क्वेश्चंस हैं, अगर आपको वो भी आते हैं, तो अगर आपको चूज़ करना है तो मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से यही सजेस्ट करूंगी कि आप ये क्वेश्चन मत करिएगा अगर आपको दूसरे क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग, क्योंकि ये क्वेश्चन जो होता है वो बहुत लेंदी हो जाता है। अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तभी आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, अदरवाइज आप दूसरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। अगर तो आपको कोई भी नहीं आता, आपको यही करना है, फिर तो आपको करना ही है। लेकिन अगर आपके पास चॉइस है दूसरे क्वेश्चन करने की तो आप दूसरे करिए अगर आपकी स्पीड स्लो है, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी हो जाता है फ्री कंसेंट का। वैसे बेसिकली पूरा फ्री कंसेंट का क्वेश्चन बहुत कम आता है, या तो मिसरिप्रेजेंटेशन के ऊपर आ जाता है या अनड्यू इन्फ्लुएंस के ऊपर आ जाता है, और ज़्यादातर क्वेश्चन या तो मिस्टेक के ऊपर आता है या फिर फ्रॉड के ऊपर आता है। तो उसके ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। सो आई होप आपको आज का टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इनकेस अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है और आप आगे फर्दर भी मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो थैंक यू।